हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। सोनी फिजिक्स क्लासेस के लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको आईआईटी जैम फिजिक्स के लिए सारी वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हैं पूरे सिलेबस की। और इस चैनल पर मैं हर बार कहता हूं कि हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, और अब चल रही है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को आगे कंटिन्यूस करें, है ना। तो उसको कंटिन्यूस करें तो सही बच्चे आ जाएं जल्दी जल्दी से। इस पर सारी वीडियोज जो हैं, पुरानी वीडियोज प्लेलिस्ट में देख लें, तो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, और उनको देख लें, और कोई डाउट हो तो पूछ लें, है ना। टेलीग्राम लिंक पर भी आ जाएं तो वहाँ पे भी आपको पीडीएफ मिल जाएंगी सारी। तो कल आपने जो बात की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या थी, मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को, यूनिट चार्ज को नहीं, किसी चार्ज को जब लाते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क होता है वो क्या, वो एक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। किस में, ऐसे बोल सकता हूँ, एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो वही एनर्जी कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, या अपन इसको पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना। तो मैंने इसको डिस्क्रीट सिस्टम के लिए बता दिया था कि डिस्क्रीट सिस्टम हो तो अपन कैसे हैंडल करना। और अब बात चल रही थी कि यदि कोई कंटिन्यूस सिस्टम है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला था वो था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है ना। इंटीग्रेशन डीवी, हमेशा यहाँ पे डीवी आने वाला। ठीक है। और नीचे मैंने लिखा था लास्ट में चलते चलते ऑल ओवर स्पेस। ठीक है। तो ऑल ओवर स्पेस में ये जो राशि है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का वॉल्यूम इंटीग्रल कर दो, देन जो एनर्जी आएगी वो आ जाएगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, या उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी है वो हमको पता चल जाएगी। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कौन सा वाला लेना होता है, ये हमेशा हमको पूरे स्पेस का लेना होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने एक दिन कहा था तुमसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई लिमिट नहीं होती, है ना। ये कहीं से भी कहीं तक हो सकता है ना। कहीं से कहीं तक का मतलब जहाँ चार्ज रखा हुआ वहां से लेके इन्फिनिटी तक, है, होता है। चाहे इन्फिनिटी पर आके लगभग बहुत कम हो जाता है, जीरो मान सकते हैं, पर होता है। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई सीमा नहीं होती, कोई बाउंड्री नहीं होती, है ना। किसी फील्ड की कोई बाउंड्री नहीं होती, ग्रेविटेशन की कोई बाउंड्री नहीं होती, मैग्नेटिक फील्ड की कोई बाउंड्री नहीं होती। इसलिए यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आता है वो ऑल ओवर स्पेस आता है। ऑल ओवर स्पेस मतलब तुम्हें जीरो से इन्फिनिटी तक जाना ही पड़ेगा, जीरो से इन्फिनिटी तक जाना पड़ेगा। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कौन सा लेना है अपन को, ऑल ओवर स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपन को लेना है। अच्छा, वहाँ पे 4-5 इलेक्ट्रिक फील्ड है अलग अलग जगह पे, यहाँ पे E1 है, यहाँ पे E2 है, यहाँ पे E3 है। तो यहाँ से यहाँ तक E1 लेना, लिमिट यहाँ से यहाँ तक किया जाएगी, यहाँ से यहाँ तक E2 लेना, लिमिट यहाँ से यहाँ तक किया जाएगी, यहाँ से यहाँ तक E3 लेना, डॉट डॉट डॉट, है ना। तो सारे अपन को कंसीडर करना है। हाँ, स्क्रीन शॉट के लिए टाइम छोड़ देंगे। मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा देता हूँ, ये मेरी एक कमी मान लो चाहे इसका फायदा मान लो, थोड़ा सा फास्ट पढ़ा देता हूँ। कुछ बच्चे ऐसी शिकायत करते हैं थोड़ा सा धीरे पढ़ाते हैं, और मैं सोचता हूँ फास्ट पढ़ा दूँ। ठीक है। तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ये सिलेबस कब होगा, सिलेबस हो जाएगा, टेंशन मत करो। हाँ, एक प्रॉब्लम और चले, इसको टॉपिक को मैं थोड़ा सा ड्रॉप कर देता हूँ, एक प्रॉब्लम चल रही है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर मैकेनिक्स शुरू करें इसके पैरेलल में, और कुछ बोल रहे हैं नहीं सर इसको ही कंटिन्यूस दूसरे वीडियो के रूप में अपन आप मतलब इसको कंटिन्यूस रख के जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको दूसरे वीडियो के रूप में आप डाल दो रिकॉर्डेड, तो हम देख लेंगे। क्योंकि नेट प्रॉब्लम तुम्हारे पास है कि लाइव में ही बहुत सारा नेट चला जाता है, देन बीएससी की देखनी पड़ती है, देन इसकी रिकॉर्डेड भी देखोगे अलग से, जो नेक्स्ट रिकॉर्डेड होगी वो देखोगे। तो कुछ बोल रहे हैं सर जी मैकेनिक्स पैरेलल चला लो, कुछ कह रहे हैं कि इसको रिकॉर्डेड नेक्स्ट से चालू कर दो, कुछ कह रहे हैं ऑप्टिक्स चालू कर दो, है ना। तो जैसी राय हो बता देना, मैं तो चालू कर दूंगा जो तुम कहोगे, है ना। कोर्स भी मुझे जल्दी कराना, ठीक है ना, बता देना मेरे को सोच समझ के। और यहाँ मत बताना, यहाँ तो डिस्टर्ब होती है क्लास। उस पर टेलीग्राम लिंक पे या व्हाट्सएप बता देना सर जी कि ये है तो ये चालू कर दो, तो मैं वही चालू कर दूंगा, जिसकी बोर्ड ज्यादा होगी मैं चालू कर दूंगा। ठीक है।
तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये लेना। अब एक बात और थोड़ा सा, ये जो राशि है ना, ये राशि ये कहलाएगी एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, ठीक है ना। तो एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, उसका जो फॉर्मूला बनेगा याद रखना है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है ना। थोड़ी सी एक बात और कि यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट आ रहा है ना, ये कब ले रहा हूं मैं, जब मीडिया जो है वो वैक्यूम है ना। यदि वैक्यूम है तो अपन को क्या लेना है यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट। और यदि वैक्यूम नहीं है, कोई और दूसरा मीडिया है ना, तो यही एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन एम ई स्क्वायर डी। और एप्सिलॉन एम से डरो मत, एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। और ये हमको उस मीडिया का एप्सिलॉन आर पता होता है, ठीक है ना। तो ये वैक्यूम के लिए है कि वैक्यूम में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैक्यूम में, चार्ज नहीं बोल रहा मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी है वो इतनी, और ये एनर्जी डेंसिटी। एक बार जेम में क्वेश्चन आया था, सीधा एनर्जी डेंसिटी वहां पे पूछी, ठीक है ना। तो सीधा एनर्जी डेंसिटी पूछी थी। और यदि वहां पे मीडिया है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे मीडिया है, तो यहाँ पे क्या करना है तुमको, एप्सिलॉन एम करना है, ठीक है। क्लियर है ये बात। चलो अब इसके एप्लीकेशन देखते हैं और जल्दी जल्दी से इसको खत्म करते हैं, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, तो देखो जल्दी से। हाँ? सबसे पहले मैं, एक बीएससी का टॉपिक है, क्या है कि एक कंडक्टर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, जिसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, और ये इसका सेंटर है ना। सेंटर को मैंने ओ से लिख दिया, मतलब मैं ओरिजिन को, अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन को यही मान के चल रहा हूँ, ठीक है ना। वो मैं तुमको बता चुका हूँ। इसका जो चार्ज है, कंडक्टर है तो इसकी सरफेस पर चार्ज होगा, और सरफेस पर जो चार्ज है वो क्या है, प्लस, ठीक। तो इसकी अपन को इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डिटरमाइन करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहूंगा कि ऑल ओवर स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो स्पेस का मतलब मैं यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहूंगा और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहूंगा, क्योंकि स्पेस तो पूरा 0 से इन्फिनिटी तक। तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ जो है इनसाइड, है ना, तो इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है कंडक्टर में। और आउटसाइड जो स्फीयर की बात करें, आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है, के टोटल चार्ज अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, और आर कैप ये तुम वेक्टर ले रहे हो, ठीक है। ओके, तो अपन को इसको सॉल्व करना है, देन आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है, देन पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी, इंटीग्रेशन हाफ एप्सिलॉन नॉट, है ना, और ई स्क्वायर। अब लिमिट्स यहाँ से क्या आनी, 0 से इन्फिनिटी, तो मैं पहले लूंगा 0 से कैपिटल आर, 0 से कैपिटल आर, थोड़ा सा लिमिट में केयर करेंगे, 0 से कैपिटल आर, हाफ एप्सिलॉन नॉट 0 स्क्वायर और डीवी, ठीक है। सर जी यहाँ डीवी लिख रहा है, यहाँ तुम कैपिटल आर ले रहे हो, तो मैं अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। प्लस आर से इन्फिनिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि तुम यहाँ पे मैग्नीट्यूड रख रहे हो, तो मैग्नीट्यूड रखो, डायरेक्शन को भूल जाओ, है ना। और ठीक है, लिमिट यहाँ पे मैंने डिस्टेंस ही रखी है, जबकि यहाँ वॉल्यूम दे रहा हूँ, तो ये तो टर्म 0 हो गई। तो u बराबर क्या होने वाला, ये तो होगा 0, तो 0 तो मैं नहीं लिखूंगा अब। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाहर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, 1/r4, 1/r4। इसको क्या लिखते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, ठीक है। तो u बराबर, अभी मैंने लिमिट नहीं लगाई, हाफ एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है। थीटा की लिमिट तो 0 से पाई जानी है, फाई की लिमिट 0 से 2 पाई जानी है, तो ये साइन थीटा डी थीटा तो 2 हो जाता है, और डी फाई हो गया 2 पाई, देन ये 4 पाई बाहर आ जाएगा, और यहाँ क्या बच्चा, 1/r स्क्वायर डी आर, लिमिट r से इन्फिनिटी। अब समझ में आ गई कि मैंने डिस्टेंस की लिमिट यहाँ पे क्यों रखी, ठीक है ना।
देन सॉल्व इट, तो हाफ, देखो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से तो एक के गया, तो के क्यू स्क्वायर बाई 2, है ना, और ये हो गया -1 अपॉन आर से पुट लिमिट ये आई पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी आई है सिस्टम की होती है हमेशा, अकेले के भी चार्ज की नहीं होती। सरफेस का नहीं लोगा सर, क्या मतलब, बताना मेरे को, मतलब बताओ। हाँ भाई, तो ये इसकी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, नमस्ते। यहाँ पे ई आउट कब होता है ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, डेंसिटीज की जो है वो कांस्टेंट है, तब लिख सकते हैं, तब ये लिख सकते हैं, वगैरह वगैरह सब बातें तुमको पता है, थोड़ा सा क्लियर करके चलें। वो जो हो सकता है यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर दे, कंडक्टिंग स्फीयर ही बोल दे, लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पे चेंज कर दे, डेंसिटी को बोल दे नहीं साहब, डेंसिटी जो है वो फलाना फलाना हो गई कि सिग्मा बराबर सिग्मा नॉट आर स्मॉल आर, कुछ भी बोल दे, देन तुमको फिर इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करने के बाद ये काम करो, समझ गए। तो यहाँ पे सिग्मा कांस्टेंट है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये, अब मैं बता दूं तुमको एक बात, एक बहुत अच्छी सी बात, ठीक है, अपन ने निकाल लिया, अपन को आ गया, वेरी गुड। बीएससी में पता नहीं किस तरह से दे रखा है, बड़े गड़बड़ तरीके से दे रखा है। यहाँ पे एक बार आईआईटी जेम में क्वेश्चन आया था, जिसमें सिंपल सा एक कंडक्टिंग स्फीयर दिया था, उसका चार्ज दिया था, उसकी रेडियस दी थी, है ना, सब कुछ दिया था, उससे सीधी पोटेंशियल एनर्जी पूछ, सीधी क्या पूछ रही, पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लेना, बोलो क्यों नहीं लेना, सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लेना, बोले क्यों नहीं लेना। तो उसका कारण ये है कि अपन को, मैंने तुमको बताया था, ध्यान करो, जब मैं पोटेंशियल बता रहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, तो मैंने तुमसे क्या कहा था, एक खास बात कही थी, ई कहाँ लेना, ई कौन सा लेना, ई हमेशा पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच वाला लेना, ना तो पॉइंट ए का लेना ना पॉइंट बी का लेना। क्यों? क्योंकि तुम जो रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ने वाला, उसके अगेंस्ट ही तो वर्क करोगे। तो यहां से यहां आ रहे हो, तो रास्ते में तो ये है ना, तो इसके अगेंस्ट ही तो वर्क करोगे, इसके अगेंस्ट थोड़ी वर्क करोगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही जब तुम इन्फिनिटी से यहां तक आओगे तो वर्क करोगे, ये रहा, यहां से फिर यहां आओगे तो रास्ते का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अगेंस्ट वर्क करोगा, तो इसके अगेंस्ट थोड़ी वर्क होगा, सरफेस वाला कभी कंसीडर नहीं करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे बता रहा था कि जैम में एक सीधा क्वेश्चन आ गया था एक बार, कि क्यू की वैल्यू दे दी थी, आर की वैल्यू कंडक्टिंग स्फीयर बोल दिया था, देन सीधी पोटेंशियल एनर्जी डिटरमाइन करने वाली थी। अब मैं इसी ऑर्डर में एक छोटा सा, सॉरी, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ले लेता हूँ, जिसका चार्ज जो है वो नॉन सॉरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। चलो, हाँ भाई, तो यहाँ पे मैं एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ले रहा हूँ, मैं मेथड सिखा रहा हूँ दादा, ठीक है ना, बाकी कुछ भी पूछ सकता है, सब बातें मैं कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है, खूब सीख के, कूलम लॉ से भी निकाल सकते हैं, गाउस लॉ से भी निकाल सकते हैं। इसका टोटल चार्ज है क्यू, और यहाँ पे भी चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, देन डिटरमाइन पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, देन यू बराबर ई इन, सॉरी ई इन चाहिएगा मेरे को, तो ई इन क्या होता है, याद हो तो के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यू, ये याद रहो, है ना, सिंपल सिंपल से, ई आउट बराबर के क्यू अपॉन आर, मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, डायरेक्शन की जरूरत है नहीं। देन यू बराबर क्या आने वाला है, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन जीरो से कैपिटल आर, है ना, इसका स्क्वायर, तो के स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन आर सिक्स और आर स्क्वायर, ठीक है ना, और स्क्वायर होता है ना ई स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा, और डीवी, है ना, तो डीवी में मैं सीधा लिख देता हूँ 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, वो आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा फी थीटा कुछ नहीं, ये क्योंकि पूरा स्पेयर ही कंसीडर करना है तुमको, तो ऑल ओवर स्पेस काम करना, प्लस हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन आर से इन्फिनिटी के स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन आर फोर, ठीक है ना, और
4 पाई आर स्क्वायर डी। सॉल्व कर लेते हैं। तो यू बराबर कितना आ जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट, कौन कौन बाहर, के स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपन आर 6 बाहर, तो के, अच्छा 4 पाई भी बाहर, 4 पाई के स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन आर 6, इसका सल्टा दो इंटीग्रेशन, तो आर स्क्वायर और आर फोर तो आर 5 बाई अपॉन 5, तो ये हो जाएगा आर 5 अपॉन 5। ठीक है, इंटीग्रेशन में इसका सल्टा दिया प्लस, यहाँ पे हाफ एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर, अच्छा 4 पाई भी फिर बाहर आएगा, है ना, 4 पाई बाहर आएगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर, तो वही -1 अपॉन आर और लिमिट आर से infinity। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सॉल्व करें इसको, तो देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के को खा जाएगा, तो के क्यू स्क्वायर, है ना, अपॉन 10 अपॉन ये, और नीचे बचेगा आर। ठीक है, उधर देखें तो उधर क्या बचना, वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के को खा जाएगा, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r। ठीक है, तो u बराबर कितना आ गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, 1 अपॉन 10 प्लस हाफ, देन 10 एलसीएम आ जाएगा, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, तो 5 6 अपॉन 10। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 5 के क्यू स्क्वायर अपॉन, ये भी अपन ने बीएससी में पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में जो पढ़ते थे ना, क्लासिकल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसी फॉर्मूले से निकालते थे क्लासिकल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रामलू, थोड़ा सा लिखा करो आप साफ साफ, समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हो, आराम से लिखो, धीरे धीरे, है ना, ऐसे कोई भागम भाग नहीं है। चलिए, तो सिंपल सी बात है ना, कोई खतरनाक नहीं लगा ना, आसान, इसकी सिस्टम का तुमको बता ही दिया, कंटिन्यूस कैसा भी हो इसी तरह हैंडल करो। ठीक है, अब जैसे एक और लेते हैं, है ना, एक बार ये TIFR में आया था ऐसा क्वेश्चन, रेडियस आर है, नहीं उसने ऐसे नहीं बोला, ऐसे नहीं बोला, रेडियस रेडियस आर है, उसने बोला TIFR तो घुमाता है ना, मजे लेता है। TIFR ने बोला कि भैया एक स्पेस है और इस स्पेस में जो चार डेंसिटी है कुछ इस तरह है, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, ठीक है ना, AR और ये 0, है ना, उसने कहा जीरो से लेके क्या कहते हैं कैपिटल आर तक, तो ये है, और आर से लेके इंफिनिटी तक ये डेंसिटी, चार डेंसिटी, देन उस स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी पोटेंशियल एनर्जी या उसकी एनर्जी डिटरमाइन कीजिए, कहीं स्पेस है उसमें जो चार डेंसिटी वो इस तरह है, देन डिटरमाइन कीजिए, सिंपल सी बात बोली उसने। तो मैं देखूंगा कि यार वो बोल रहा है कि 0 से आर कहीं चले जाओ, है ना, 0 से कैपिटल कहीं चले जाओ, डेंसिटी ये मिल रही है, इसका मतलब तो कहीं वॉल्यूम में, बोलो वॉल्यूम में बोल रहा है, और आर से इन्फिनिटी वॉल्यूम तो बोलूंगा ना, ठीक है ना, तो ये बन गया। तो यहाँ पे जो डेंसिटी है वो AR है और यहाँ पे डेंसिटी 0 है, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, अपन को आता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन कर लो ई इन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन कर लो ई आउट, किससे, गाउस लॉ से, बोलो, तो गाउस लॉ से यहाँ पे तुम करना है ये काम, गाउस लॉ से यहाँ पे ई इन निकालो, मैं सिखा रखा अच्छे से, गाउस लॉ से यहाँ पे ई आउट निकालो, देन इंटीग्रेशन ठोको और पोटेंशियल एनर्जी डिटरमाइन करो, ठीक है ना, है सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो अब देखो यहाँ पे कि मान लो एक क्वेश्चन और देखो कि ये एक क्या कहते हैं प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट, ये कंडक्टिंग प्लेट है, इसका एरिया, दोनों पैरेलल हैं, इसका एरिया ए, इसका एरिया ए, दोनों के बीच की डिस्टेंस डी, है ना, इसकी चार डेंसिटी प्लस सिग्मा, इसकी चार डेंसिटी माइनस सिग्मा, देन डिटरमाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बिटवीन दीज प्लेट्स, इन प्लेट्स के बीच में जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डिटरमाइन कीजिए, ये क्वेश्चन।
है सिंपल सा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ई निकालेंगे। तो ई तो आपको पता होता है, यहाँ पे ई कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन इसका और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन इसका, ठीक है ना। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यहाँ से यहाँ तक अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया, बोलो, ठीक है ना। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया तो अपन इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल देते, हाफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, इनटू, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट, ये तो बाहर आना है, और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, थोड़ा सा घुमा के बता रहा हूँ, और ये, ठीक। अब ये तो सब कुछ कांस्टेंट है, यहाँ पे सिग्मा फिग्मा सब कांस्टेंट है। तो यू बराबर क्या आ गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटीग्रेशन डीवी। अब इंटीग्रेशन डीवी कहां से कहां तक, तुम्हें तो इस वॉल्यूम का पूरे स्पेस की गारंटी थोड़ी लिए तुम, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम आने वाला है, वॉल्यूम जो आएगा किसका आएगा, यहाँ का। अब यहाँ का वॉल्यूम कितना होगा, इसके दो प्लेटों के बीच का जो वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू डिस्टेंस। उसने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी है ना, रो, है ना। तो रो दिया तो इसका मतलब 0 से r रेडियस तक, 0 से r डिस्टेंस तक वॉल्यूम में 0 से r डिस्टेंस जाओगे तो क्या बनने वाला है, स्फीयर बनने वाला, ठीक है ना। तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा दो प्लेटों के बीच का, एरिया इंटू डिस्टेंस, है ना। तो एरिया इंटू डिस्टेंस क्या होगा, ए इंटू, तो ये इसकी एनर्जी आने वाली, ठीक है। थोड़ा सा और देखो, तो एक काम और कर सकते हैं, सिग्मा को जैसे मैं चार्ज के रूप में लिखूं तो क्यू अपॉन ए, तो यू बराबर क्या आएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है ना। बोलो, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, तो क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए से ए कट गया, ये आ गया, है ना। और यहाँ पे ये जो राशि, ये, है ना, कहीं गड़बड़ की है क्या, सिग्मा की वैल्यू पटक दी, सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, एप्सिलॉन, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए डी, चार्ज डेंसिटी क्यू अपॉन ए, ठीक है, क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, हाँ सही है, ठीक है। तो सी, याद है 12th में सी, इसकी जो कैपेसिटेंस होती है एप्सिलॉन नॉट धारिता, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, तो यहाँ पे ये रख दें यहाँ पे, तो यू बराबर क्या होने वाले, क्यू स्क्वायर अपॉन 2, याद है कि कैपेसिटर के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 से, है ना, यही तो होती है। स्फीयर की भी क्यू स्क्वायर अपॉन 2 से होती है, स्फीयर की भी क्यू स्क्वायर अपॉन 2 से, चेंज करके देख लेना, यही आएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2 से। क्योंकि स्फीयर के लिए, स्फीयर के लिए जो सी होता है, ये जो स्फीयर है कंडक्टिंग स्फीयर, इसके लिए जो सी होता है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, है ना। तो उसके लिए भी क्यू स्क्वायर अपॉन 2 से लिखते हैं स्फीयर के लिए, ठीक है ना, है ना, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 से। तो ये देखो सी इसकी कैपेसिटेंस, ठीक है। तो कैपेसिटेंस के रूप में भी अपन इसको लिख सकते हैं, और मैंने थोड़ा सा याद आ गया तो मैं तुमको बता दूं। अब देखो ये तो ठीक है, तुम याद रखने के फॉर्मूले जो मैं शुरू वाले जो टॉपिक बताए थे, कंडक्टिंग स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, उनके फॉर्मूले जरूर याद रखना, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आ चुका है डायरेक्ट डायरेक्ट। अब अब अच्छी अच्छी बात करें, देखो ये क्वेश्चन है कुछ, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है ये, ठीक है, सॉलिड स्फीयर है, इसकी रेडियस ये है और इसका चार्ज प्लस क्यू है। इसको मैंने एक स्फेरिकल सेल में रख दिया, ये स्फेरिकल सेल है जिसकी रेडियस बी है। तो हमको पता है, अपने खूब सीखा है गाउस लॉ से, कि यहाँ प्लस माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह का एक सिस्टम बन गया। तो इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डिटरमाइन करनी है, तो करते हैं काम, है ना। एक सॉलिड स्फीयर था कंडक्टिंग,
उस वक्त प्लस क्यू चार्ज था, उसको कहाँ रख दिया मैंने, एक स्फेरिकल सेल में रख दिया। तो स्फेरिकल सेल में रखते ही ये कंडक्टिंग है ना, ये भी कंडक्टिंग है, तो इसमें माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज आना, वो मैंने बता रखा, गॉस लॉ से अपन देख सकते हैं, चार्ज कंजर्वेशन से अपन देख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी याद करनी है, तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझको यहाँ चाहिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ चाहिए और एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ चाहिए। तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड तो रामजी लाल बता दोगे तो जीरो होगा, क्यों कंडक्टिंग है। तो नंबर वन का इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर वन डाल दूं मैं इसको, तो E1 जो आएगा वो क्या आएगा, जीरो। E2 क्या आने वाला है, गाउस लॉ लगाएं, यहाँ पे गॉसियन सरफेस बना, ध्यान करो। तो यहाँ पे जब गॉसियन सरफेस बनाओगे तो ये आने वाला KQ अपॉन स्मॉल r, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे निकालना, तो यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बना और उसके लिए LHS RH को सॉल्व करें, तो ये भी क्या आने वाला है, तो मैं निकालना है ये KQ अपॉन फिर वापस RH। लेकिन ये R कौन सी है, ये तो R ये वाली है यहाँ तक की, और ये R कौन सी है, ये यहाँ तक की, ठीक है ना। ओके, समझ गए। तो गॉसियन सरफेस बनाओ और देन एलएचएस तो हमेशा ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर आनी है, क्योंकि गॉसियन सरफेस तुम स्क्वायर ले रहे हो, गॉसियन सरफेस स्क्वायर लेते हो तो एलएचएस क्या आती है, इंटू फोर पाई आर स्क्वायर। आरएचएस में ठीक है टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज तो इस स्क्वायर के अंदर टोटल चार्ज कितना आना, जीरो, और क्यू, तो के क्यू अपन आर स्क्वायर, यहाँ पे वही स्क्वायर ले रहे हो तो एलएचएस तो ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर, और चार्ज टोटल कितना है प्लस क्यू, तो वही आना के क्यू अपन आर स्क्वायर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी तुमको डिटरमाइन करनी, तो तुम कहो तो मैं कर दूं और तुम कहो तुम कर लेना। और तो इंटीग्रेशन तो बचा दादा, तो एक बार इंटीग्रेशन भी चलो मैं बता देता हूँ, इंटीग्रेशन पूरा लिख के बताता हूँ। हाफ एप्सिलॉन नॉट को मैं टोटली बाहर कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन जीरो से कैपिटल ए स्मॉल ए, सॉरी जीरो से स्मॉल ए ई स्क्वायर, तो ई का तो नमस्ते डीवी प्लस, ठीक है ना, ये क्या आने वाला E2, तो E2 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर और मैं फोर पाई आर स्क्वायर डी आर लिमिट ए से बी प्लस B2 इन्फिनिटी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू फोर पाई आर स्क्वायर डी, सॉल्व इट। अब तो कर दोगे, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन, कोई खतरनाक नहीं है, आसान। ठीक, चलो। हाँ भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, बकवास। अब एक क्वेश्चन और देखो, एक मजेदार बात, एक पॉइंट चार्ज है जो ओरिजिन पे रखा हुआ, कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पर, तो इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑल ओवर स्पेस, उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डिटरमाइन कीजिए, ठीक है। तो ऑल ओवर स्पेस में जाऊंगा मैं पॉइंट पी पर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा मैं क्या लिखूंगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया एट एनी पॉइंट ऑफ स्पेस, ठीक है ना, आर डिस्टेंस पर। देन में पोटेंशियल एनर्जी निकालने में, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन के स्क्वायर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू फोर पाई आर स्क्वायर और डी आर, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना कि मैं हर बार ये क्यों ठोक रहा हूँ, क्यों मैं ऑल ओवर स्पेस जा रहा हूँ, इस क्यू के चारों ओर जो पूरा स्पेस है उसको कंसीडर कर रहा हूँ। अब उसको तो तुम यार स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लोगे तो ही ज्यादा बढ़िया है ना, बोलो, ठीक है ना। ऑल ओवर स्पेस में स्पेयर स्पेस स्पेस बड़ा 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 बड़ा, तो पूरा स्पेस कंसीडर हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑल ओवर स्पेस पर करना, स्पेस में तुम स्पेयर कंसीडर कर रहे हो, कौन सा स्पेयर, स्फेरिकल सेल वाला, सॉरी कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला कर रहे हो ना। यहाँ तुम लिख रहे हो ऑल ओवर स्पेस करना है, तो यहाँ डीबी कहाँ लेना है, स्पेस में लेना, डीबी जब स्पेस में लेना, तो अब उस डीबी को लिखा किस में मैंने, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। क्यों लिखा, क्योंकि मैं ये अच्छे से देख पा रहा हूँ कि थ्री डायमेंशन है, पूरा स्पेस स्पेयर से ही कंसीडर कंप्लीट अच्छे से होगा, ठीक है ना। देन इसको सॉल्व करें तो एक मजेदार बात आने वाली है कि क्यू स्क्वायर, अब ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन अपॉन आर फोर, तो ये आर स्क्वायर, तो वन अपॉन आर स्क्वायर, लिमिट आनी है जीरो से इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है। देन ये आंसर आना है इन्फिनिटी, ओके। तो यहाँ पे मुझे पता चला, सुनना मैं बैठ के बताता हूँ तुमको अच्छी सी बात,
कि मुझे पता चला कि यदि मुझे किसी पॉइंट चार्ज को किसी पॉइंट पर प्लेस करना है, ये तो कर रखा है मैंने, पॉइंट चार्ज को पॉइंट पर प्लेस करना है, तो मुझे इन्फिनिटी एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली। बोलो, ये तो बोलूंगा मैं, इसकी एनर्जी इन्फिनिटी है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें जो एनर्जी है वो इन्फिनिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं जब इस चार्ज को स्पेस में रख रहा हूं तो मुझे इन्फिनिटी एनर्जी देनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी। तो इस सिस्टम को एस्टेब्लिश करने के लिए मुझे इन्फिनिटी एनर्जी चाहिए। हाँ, बता देंगे लाभ, ठीक है। मेरी बात सुन लेना ध्यान से, बाद में वीडियो देख लें तसल्ली से, टाइम नोट कर ले कौन सी जगह पे तो, है ना। तो इन्फिनिटी एनर्जी तुमको कंज्यूम करनी पड़ेगी, तुमको देनी पड़ेगी यदि तुम्हें सिस्टम बनाना है। क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आ जाता है कि एक कंडक्टिंग स्फीयर है, उसको प्लस क्यू चार्ज देना है, तो तुम्हें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो जितनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी एनर्जी को देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे मुझको यदि पॉइंट चार्ज को प्लेस करना है स्पेस में, तो मुझे इन्फिनिटी एनर्जी देनी पड़ेगी। ये मेरे समझ में आई बात। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका दूसरा मतलब, ठीक है ना। इसका दूसरा मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, सुनना ध्यान से, इसी पे TFR में क्वेश्चन आया था, ये बताता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे स्पेस में जो चार्ज ऑलरेडी पहले से मौजूद हैं, होंगे, दुनिया भर के चार्जेस हैं मौजूद, पूरे स्पेस में ऑलरेडी जो चार्जेस मौजूद हैं, उनके अगेंस्ट, उनके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मुझको इतना वर्क करना पड़ा पॉइंट चार्ज को रखने में, पॉइंट चार्ज को रखने में मुझे इतना वर्क करना पड़ा, क्योंकि यूनिवर्स में कहीं ना मतलब हर जगह पे चार्ज है, तो मुझे फिर इतना आगे इतना वर्क पॉइंट चार्ज को प्लेस करने में करना पड़ा। ये मतलब इसलिए इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इन्फिनिटी एनर्जी आएगी कहाँ से, तुम कैसे दोगे। तो अकेला पॉइंट चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। दो बातें मैंने बोली हैं, तीन बातें। नंबर एक कि यहाँ पे इस चार्ज को एस्टेब्लिश करने के लिए इन्फिनिटी एनर्जी चाहिए। नंबर दो, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि तुम ऐसा नहीं कर सकते, इन्फिनिटी एनर्जी नहीं दे सकते, पॉइंट चार्ज अकेला नहीं रह सकता। नंबर तीन कि यहाँ जो यूनिवर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू अनदर चार्जेस, उनके अगेंस्ट जो वर्क करना पड़ा तुमको, वो इतना करना पड़ा। तीन बात, ठीक है, रिमेम्बर, याद रखना इनको। इसी पे डिपेंड एक क्वेश्चन आया था, देखो उस क्वेश्चन को अभी 1 मिनट नहीं बताता, मैं पहले एक दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ, जिस तुम्हें याद होगा, कुछ बातें समझ में आएंगी। मैंने क्वेश्चन कराया था जब मैं डिस्क्रीट सिस्टम पढ़ा रहा था तुमको, एक ही कराया था बस, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3, ठीक है, मैं Q ले रहा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं, उससे मुझे तो बस प्रोसेस बताना है तुमको। तो इसकी, इस डिस्क्रीट सिस्टम की, ये एक पॉइंट चार्ज यहाँ रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज यहाँ रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज यहाँ रखा हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो रखा हुआ है, उसकी सिस्टम की अपन को पोटेंशियल निकालनी है। तो मैंने क्या कहा था तुमसे कि भैया पहले तो ये ले लो, पहले तो ये ले लो, ठीक है ना, ये ले लिया, ओके। तो इसको लाने में कोई काम नहीं किया तुम, कोई एनर्जी खर्च वर्च नहीं हुई, ये तो कहा था। तो ऐसा क्यों कहा मैंने कि, ये तो कहा था ना कि पहले ये ले आओ, तो ये मैंने रख लिया, देन ये ले आओ, ये डिस्टेंस पर ला कर रख दो, है ना। तो इसको जब तुम लाए थे तब तुमने कोई वर्क नहीं किया, इसको जब लाए तो तुमने इतना वर्क किया, Q² अपॉन ए, है ना। फिर तीसरा लाए तो इसके अगेंस्ट वर्क किया, प्लस इसके अगेंस्ट वर्क किया, तो U3 बराबर इसको जब लाए तो इतना वर्क किया। तो यही क्वेश्चन आया था, देखो कितना,
ठीक है ना। ये तो ईश्वर जी ये बात क्यों कही तुमने कि मैं जब पॉइंट चार्ज क्यू को अकेले रख रहा हूं तो जीरो वर्क कर रहा हूं, और जबकि अभी तुमने प्रूव किया है कि मैं इन्फिनिटी वर्क कर रहा हूं, है ना। बस यही सुनना आप। तो टीआईएफआर में जो क्वेश्चन था वो ये था कि भैया तीन आइडेंटिकल चार्जेस हैं क्यू क्यू क्यू, और तीनों आइडेंटिकल चार्जेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पर रखे हुए हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल के समबाहु त्रिभुज के कॉर्नर पर रखे हुए हैं। ठीक है। तो जैसे ही चार्ज रखे जा रहे हैं, जैसे ही चार्ज रखे जा रहे हैं, तो एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है डेल्टा वन, पहले डेल्टा वन से इंक्रीज हुई, फिर डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू से इंक्रीज हुई, फिर डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू प्लस डेल्टा थ्री से इंक्रीज। ठीक है ना। उस स्पेस की जो एनर्जी इंक्रीज हुई वो, सुना दोबारा क्वेश्चन, कि तीन चार्जेस हैं उनको इक्विलेटरल ट्रायंगल पर रख रहे हैं, है ना। तो इन एनर्जी जो इंक्रीज हो रही है वो डेल्टा वन इंक्रीज हो रही है, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इंक्रीज हो रही है। पहले कुछ थी, मुझे नहीं पता कितनी थी, वो डेल्टा वन से इंक्रीज हुई, फिर डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू से इंक्रीज हुई, फिर डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू प्लस डेल्टा थ्री से इंक्रीज हुई, देन डिटरमाइन डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री इनका रेशो निकाल। ये क्वेश्चन उसने पूछा था, है ना, ये क्वेश्चन था। तो साथ में उसने एक बात और कही कि भैया ये मान के चलो कि यूनिवर्स में इन तीनों के अलावा कोई और चार्ज मौजूद नहीं। उसने कह ही दिया, क्योंकि ये बच्चे को पहले पता ही नहीं होता, बच्चा जानता है निकालना, लेकिन जब बच्चा ऐसे निकाल रहा है एनर्जी, जब ऐसे निकाल रहा है तो उसको ये बात पता ही नहीं होती, उसने इसको जीरो क्यों पुट किया। वो तो मेरे अनुसार तो इन्फिनिटी पुट करना था, जो अभी थोड़ी देर पहले किया आपने। तो उसने अभी जीरो क्यों पुट किया, क्योंकि जब तुम इस चार्ज को लेके आ रहे हो, जब इस चार्ज को लेके आ रहे हो तो ये मान के चल रहे हो कि यूनिवर्स में और कोई चार्ज और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है, तो कोई वर्क नहीं करना पड़ा, तब तो ये पॉसिबल है, तब तो पॉइंट चार्ज एग्जिस्ट कर जाएगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा, अकेला पॉइंट चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो रियलिटी में अकेला पॉइंट चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। तो उसने टीआईएफआर वाले क्वेश्चन ने भी ये कह दिया, बोले ठीक है। अब कहने से उसने तो ये कह दिया कि वैसा यूनिवर्स में कोई चार्ज मौजूद नहीं है इन तीनों के अलावा, तो कहने से बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ गया, यार कोई स्पेशल बात कही है इसने तो, यूनिवर्स में कोई चार्ज मौजूद नहीं है इसके अलावा, तो कोई स्पेशल बात ही कही है, और ये तो तगड़ा क्वेश्चन है। अरे गधे वही है, तू कर रहा डेली कर रहा पर तुझे पता नहीं, तू कर रहा डेली कर रहा पर तुझे पता नहीं। ठीक है। तो डेल्टा वन तो जीरो हो गई, क्यों चार्ज को ले गया डेल्टा वन तो जीरो हो गई। ठीक है। तो डेल्टा टू ये हो गई, बोलो, और डेल्टा थ्री ये हो गई। दूसरे चार्ज को लेके आए तो वो एनर्जी कितने से इंक्रीज होगी, जीरो प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन है, तो ये कितनी हो गई, ये तो पहले से ऑलरेडी के क्यू स्क्वायर अपॉन है प्लस ये के क्यू स्क्वायर अपॉन है। ठीक है ना। ओके। तो यहाँ पे ये तो डेल्टा थ्री है, ये डेल्टा टू है, और ये डेल्टा वन है, तो रेशो क्या आ गया, जीरो वन और टू, ये आंसर था, तो जीरो वन टू, है ना। तो यदि कहीं पोटेंशियल इन्फिनिटी आ जाए तो इसका मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो सिस्टम कभी बनेगा ही नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि क्या ये सिस्टम एग्जिस्ट कर सकता है, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी चेक कर लो, यदि पोटेंशियल जीरो आ गई, सॉरी इन्फिनिटी आ गई, तो फिर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इन्फिनिटी एनर्जी देना पॉसिबल नहीं है। ओके, समझ गए, ठीक है ना। ठीक है ना। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन और देख लो, तो छोटा सा, कि मान लो एक ये चार्ज है, इसके चारों ओर
क्योंकि मेटेलिक स्फीयर है आर रेडियस का। देन एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा चेक कर लो, एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा चेक कर लो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा भाई, क्योंकि यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, तो गाउस लॉ फाउस लॉ लगाओगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलना है तुमको के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो नंबर 1 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो मिलेगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और नंबर 2 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो भी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर मिलना है गाउस लॉ लगा के। इंटीग्रेशन करोगे तो एनर्जी फिर इन्फिनिटी आएगी। 0 से आर करोगे ना, अब 0 से आर -1 अपॉन आर इंटीग्रेशन में है ना, -1 अपॉन समथिंग आएगी जो भी आनी, बोलो -1 अपॉन आर वगैरह कुछ ऐसी आनी। तो आर में लिमिट 0 ठोकोगे तो इन्फिनिटी आनी, देन ये सिस्टम भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये सिस्टम भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, तो इस तरह पहचान सकते हैं कौन सा सिस्टम एग्जिस्ट करेगा और कौन सा सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है सब बात है? ओके चलो, समझ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन और देखो, सिंपल सा है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, पर तुमको वैसे डराने के लिए दे दिया मैंने। कहीं पोटेंशियल एनर्जी जो है वो -2x+2y है। पोटेंशियल एनर्जी किसी स्पेस में पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, ये भी जेम में आया हुआ क्वेश्चन है। देन वहां पे एनर्जी डेंसिटी डिटरमाइन कीजिए, एनर्जी डेंसिटी। तो इसमें क्या है बताओ कैसे होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? वेक्टर फॉर्म में माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी। अब ग्रेडियंट तुम कौन से काम में लेने वाले हो यहाँ पे? कार्टेशियन, क्योंकि पोटेंशियल कार्टेशियन में दे रखा है। तो आई कैप डेल ओवर डेल एक्स वी प्लस जे कैप डेल ओवर डेल एक्स वी, सॉरी डेल वाई वी, और के कैप डेल वी ओवर डेल जेड। देन पुट ए आर और सॉल्व कर दो। तो डेल वी ओवर डेल एक्स -2 आई कैप प्लस डेल वी ओवर डेल वाई +2। ठीक है ना, ये तो 0 होना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 2i कैप -2 j। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चाहिए अपन को, तो मैग्नीट्यूड निकालना आता होगा सबको, अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर और दिस अंडर रूट कितना हो गया 8 2√2। ठीक है, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की जो डेंसिटी है वो डेंसिटी तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। थोड़ा सा केयर करना, वहां पे उसने वैक्यूम बोला था तो मैं एप्सिलॉन नॉट ले रहा हूँ। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का मान कितना आ रहा है? ई का मान है √8 का होल स्क्वायर। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू 8 4 एप्सिलॉन, ये एनर्जी वहां पे आई। समझ गए? ठीक है, पोटेंशियल से भी अपन एनर्जी डिटरमाइन कर सकते। क्लियर? ठीक है, तो जितने मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन किए हैं वहां पे तुम आसानी से उसके आसपास या किसी पर्टिकुलर स्पेस में, के आसपास या किसी पर्टिकुलर स्पेस में ऐसा भी कर सकता है कि भाई सब यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी निकालो, यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी निकालो। तो किसी स्पेस में भी पूछ सकता है कि भाई सब यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी कितनी है, तो अपन बता सकते। क्लियर? ठीक है, तो ये नाटक हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का, और इससे कोई खतरनाक क्वेश्चन नहीं आता जेम में। ठीक है, एक मैं तुमको आज थोड़ी सी डीपीपी दूंगा, और उस डीपीपी में जो है वो क्वेश्चन होंगे फोटो में, मतलब मैं इमेज खींच के दूंगा, है ना, तो उनको देखना, उन क्वेश्चन को करना। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इन कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में है? ठीक है ना, कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में है, जो तुमने 12th में पढ़ा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे एक डाइपोल है, +q, ये -q, और ये इसका p डाइपोल मोमेंट, ये एंगल थीटा। तो इस डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो इस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या है? डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो उसका सूत्र तो मैं डायरेक्ट याद रखना है, -p डॉट, दिमाग ही मत लगा, 12th में ड्राइव किया था। यदि कोई डाइपोल, शुरू में जब मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकाली, शुरुआत की थी, तब मैंने बताई थी एक तो दो चार्ज रखे हैं
कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, और दो चार्ज हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है ना। तो ऐसे यहाँ पे दो चार्ज हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, देन यहाँ टोटल एनर्जी आएगी, वो आएगी माइनस क्यू प्लस क्यू देन माइनस पी डॉट, ठीक है ना। अच्छे से याद रखना है, काम की चिड़िया है, बहुत भयंकर काम आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस पी डॉट ई, लेकिन जब ये पोटेंशियल लिखी जाती है, रेफरेंस नहीं लिख रहा, तो रेफरेंस पॉइंट कहाँ होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है, याद रखना है तुमको, थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 90 पर, थीटा बराबर 90 डिग्री पर इसका रेफरेंस पॉइंट माना जाता है, ठीक है ना। थीटा बराबर 90 डिग्री पर इसका रेफरेंस पॉइंट माना जाता है। तो 90 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी को इन्फिनिटी मानते हुए किसी एंगल पर, किसी एंगल पर, ठीक है ना, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है माइनस पी डॉट। जनरली अपन रेफरेंस पॉइंट कहाँ मानते हैं, इन्फिनिटी पर, तो यहाँ पे कहाँ माना जा रहा है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पर याद होगा तुमको यार, पी वन माइनस कॉस थीटा। यदि कोई, यदि यदि क्या कहते हैं उसको, यदि किसी डाइपोल को जीरो से थीटा तक मूव किया जाए, जीरो से थीटा एंगल तक मूव किया जाए, तो जो वर्क करना पड़ता है, जो वर्क करना पड़ता है वो कितना करना पड़ता है, डब्ल्यू बराबर पीई वन माइनस कॉस थीटा, डब्ल्यू बराबर पीई वन माइनस कॉस थीटा। यदि किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में जीरो से थीटा एंगल तक रोटेट किया जाता है तो वर्क करना पड़ता है इतना, ठीक है ना। और उस पी जो और जोड़ते हैं, ठीक है ना, माइनस पी और जोड़ दो, देन ये आ जाता है माइनस पी कॉस थीटा, माइनस पी कॉस थीटा, ओके, ठीक है ना। और थीटा बराबर 90 पर आके, थीटा बराबर 90 पर आके इसको क्या बोलते हैं, बोल जीरो, और होनी है थीटा बराबर 90 पर तो जीरो होनी है, देख लो यहाँ पे करके, तो कि पी ई कॉस थीटा, थीटा बराबर 90 पर जीरो, तो अपन रेफरेंस पॉइंट कहाँ मानते हैं, इन्फिनिटी पर नहीं मानते, कहाँ मानते हैं, थीटा बराबर 90 पर मानते हैं, क्योंकि वहाँ पोटेंशियल क्या मिल जाती है अपन को, जीरो मिल जाती है, ओके। समझे मेरी बात, मैं क्या कहा था मुझसे, मैंने ये कहा है कि यदि किसी डाइपोल को थीटा बराबर जीरो से, थोड़ा सुन लो, लाओ बता देता हूँ मैं तुमको, थीटा बराबर जीरो मतलब पी ऐसे था पहले, और उसको थीटा एंगल और मूव करा दिया मैंने ऊपर की ओर, रोटेट करा दिया, देन जो वर्क हुआ वो होता है पी वन माइनस कॉस। इसमें एक राशि और जोड़ते हैं, उसका कारण मैं बताता हूँ, माइनस, तो ये क्या हो जाता है, माइनस पी कॉस थीटा। इस राशि को जोड़ने से ये बन जाती है पोटेंशियल एनर्जी, क्या बन जाती है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, माइनस पी। ट्वेल्थ में तुम देखना, ठीक है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ जीरो होगी, 90 पर, तो 90 पर अपन क्या मानते हैं, इसका रेफरेंस, क्या मानते हैं, रेफरेंस। तो पी डॉट ई होती है, वेरी गुड, माइनस पी डॉट ई होती है, वेरी गुड, और थोड़ा सा कब ध्यान रखें, थीटा बराबर 90 डिग्री, ओके, है ना। तो इसकी भी तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी याद होनी चाहिए, क्लियर, है ना। अब एक अपने पढ़ा था, इसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये छोटी छोटी बात है, हाथ जब चल ही रहा तो साफ ही कर दो मैदान। फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में है, कोई डाइपोल कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना। मैं यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कुछ नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा इस पे भी गौर कर लो दादा, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सब चल रहा है। इसमें कोई भाई साहब है डाइपोल, ठीक है, मुझे नहीं पता डाइपोल कहाँ रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म मुझे नहीं पता, डाइपोल कहाँ रखा है मुझे नहीं पता, पर जहां रखा है वहां पे एंगल थीटा है, जहां रखा है वहां पे एंगल थीटा है। तो एक डाइपोल रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड का पता नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है, डाइपोल का पता नहीं है कहाँ रखा है कहाँ नहीं रखा, है ना। तो इसके, इस पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, वो कितना लगेगा, वो कैसे निकालना, देखो मुझे पता है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी है, माइनस पी डॉट, ठीक है, और फोर्स जो है वो सीधा पोटेंशियल एनर्जी से इस तरह रिलेटेड है,
F बराबर माइनस ग्रेडियंट U। कंजर्वेटिव फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण होती है? हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स के कारण। तो कंजर्वेटिव फोर्स इज रिलेटेड विद पोटेंशियल एनर्जी। कैसे? एफ वेक्टर बराबर माइनस ग्रेडियंट यू। एफ बराबर, याद रखो मैं जो बोलता हूँ कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव नहीं है। सब पता चल जाएगा मैकेनिक्स। अब सब बातें एक साथ नहीं कर सकता मैं। ग्रेडियंट ऑफ पी डॉट माइनस माइनस प्लस। अब इसको सॉल्व करना मैं तुमको सिखा चुका हूँ, ध्यान करो। ग्रेडियंट का एक फॉर्मूला है ना, ग्रेडियंट ऑफ दोनों स्केलर क्वांटिटी हो, स्केलर फंक्शन हो, ग्रेडियंट ऑफ एक वेक्टर हो दूसरा ही वेक्टर हो, डाइवर्जेंस ऑफ एक स्केलर हो और एक वेक्टर हो। तीन फॉर्मूले में याद करा चुका हूं, ठीक है ना। तो याद करते चलो, तुम्हारे काम आएंगे, मैथमेटिकल में भी काम आएंगे, यहाँ भी काम आएंगे। तो यहाँ पे इसका क्या फॉर्मूला होता है याद है? डेल डॉट पी ई वेक्टर प्लस डेल डॉट ई पी वेक्टर प्लस डेल क्रॉस ई, है ना, और पी वेक्टर, है ना, डॉट आएगा, प्लस डेल क्रॉस पी और पी। ठीक है, बोलो भाई। डाइवर्जेंस लोगे किसी का तो ये तो स्केलर क्वांटिटी आनी है ना, डॉट लग रहा है। तुम्हें पता भी है ना ये बातें कि यहाँ डॉट लग रहा है, डॉट लग रहा है तो हमेशा स्केलर क्वांटिटी आनी है। यहाँ वेक्टर लग रहा है, सॉरी क्रॉस लग रहा है तो ये वेक्टर क्वांटिटी आनी है। याद रखो इनको। डॉट लग रहा है तो स्केलर क्वांटिटी आएगी, हमेशा अदिश राशि आएगी। क्रॉस लग रहा है तो हमेशा सदिश राशि आएगी, ठीक है ना। अब तुम सोचो यार, यहाँ पे स्केलर है, यहाँ वेक्टर है, तो डॉट लगाना क्रॉस लगाना उचित है क्या? नहीं है ना, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा। स्केलर और वेक्टर के बीच में कुछ नहीं लगाते, और अनडिटरमाइंड है। स्केलर ये वेक्टर कुछ नहीं आएगा, यहाँ ये वेक्टर ये वेक्टर, तो यहाँ तो यहाँ डॉट आएगा, क्रॉस आएगा तो यहाँ डॉट आता है। ऐसे थोड़ा सा याद रखो, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे, ओके, समझ गए? ये उल्टा लिख दिया मैंने, ई डॉट दे, ई डॉट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में भाई साहब गए, डेल क्रॉस ई जीरो होता है, पी कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म होता है, ये गया तो कर्ल इसका जीरो आना है। अरे रख के देख लो यार, ठीक है ना। इसके कोई कंपोनेंट, कंपोनेंट सारे कांस्टेंट होंगे, पी वन कांस्टेंट, पी टू कांस्टेंट, पी थ्री कांस्टेंट। पी यहाँ कांस्टेंट है तो पी वन कांस्टेंट, पी वन कंपोनेंट कांस्टेंट, पी टू कंपोनेंट कांस्टेंट, पी थ्री कंपोनेंट कांस्टेंट। ये बोल रहा हूँ पी वन आई कैप, पी टू आई कैप, पी थ्री जे कैप, तो ये पी वन पी टू पी थ्री सब कांस्टेंट है, ये कोई फंक्शन है ही नहीं। फंक्शन नहीं है तो इसका कर्ल तो जीरो आना। उससे बता रहा हूँ मैं फॉर्मूले से, डेल क्रॉस ई का फॉर्मूला, ठीक है, उससे ये सब जीरो आएगा। और बाकी तो मतलब होता फिजिकल मीनिंग मैंने बताया नहीं तुम कर्ल का, ठीक है। चलो अब यहाँ पे फिर देखो, इसको सॉल्व करोगे, फिर पी वेक्टर आ गया, तो ये जो राशि है पी वेक्टर पे अप्लाई होगी, डेल ओवर डेल एक्स पी वन, डेल ओवर डेल वाई पी टू, डेल ओवर डेल जेड पी थ्री, ऐसा होगा ना, होगा ना। तो फिर ये कौन, पी तो कांस्टेंट है, तो ये भाई साहब भी गए, तो फोर्स क्या बचा? याद रखना है, डेल डॉट पी और, ठीक है, ये भी मैंने उल्टा लिख दिया, पी डॉट डेल, जल्दी जल्दी में, पी डॉट, पी डॉट, ठीक है। तो ये फोर्स होता है यदि कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट किया गया, यदि कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट किया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का मुझे पता नहीं यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, मुझे पता नहीं कहाँ रखा हुआ कहाँ नहीं रखा हुआ, बस ठीक है रखा हुआ, ओके, समझ गए। अब यदि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, देन इसको सॉल्व करोगे, करके बताऊं क्या? एक बार बता चुका हूँ तुमको मैं एक वीडियो में, ठीक है। पी वन डेल ओवर डेल एक्स, पी टू डेल ओवर डेल वाई, पी थ्री डेल ओवर डेल जेड। अब उस ये किस पे लगेगा? ई वेक्टर पे, ई वेक्टर तो यूनिफॉर्म है, तो डेल ओवर डेल एक्स ई वेक्टर जीरो, डेल ओवर डेल वाई ई वेक्टर जीरो, डेल ओवर डेल जेड ई वेक्टर जीरो, फोर्स कैसा? जीरो। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि डाइपोल पटक दिया
तो उस पर नेट फोर्स 0 आएगा। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ, इसको सॉल्व करो, कार्टेशियन में सॉल्व करो। P1 I कैप, P2 J कैप, P3, ठीक है, I कैप डेल ओवर डेल एक्स, कार्टेशियन में कर रहा हूँ तुम्हें समझाने के लिए। ठीक, और ये क्या हो गया, ई वेक्टर, जो पता नहीं अभी कैसा है। तो P1 डेल ओवर डेल एक्स डॉट कर रहा हूँ ना, P2 डेल ओवर डेल वाई, P3 डेल ओवर डेल जेड, ई वेक्टर। ठीक, बोलो, हे भगवान, बोल ही नहीं रहे। एफ वेक्टर बराबर एस, तो एफ वेक्टर बराबर P1 डेल ई वेक्टर ओवर डेल एक्स, P2 डेल ई वेक्टर ओवर डेल एक्स, P3 डेल ई वेक्टर ओवर, ठीक है। अब E is यूनिफॉर्म देन ऑल डेरिवेटिव्स आर जीरो, देन फोर जीरो। तो मैं ये कह रहा हूँ, यदि कोई डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं भी पुट कर रखा है, उस पर जो नेट फोर्स आएगा वो कैसा आएगा, जीरो। कैसा आएगा, जीरो। ठीक है ना, समझ गए। और यदि नॉन यूनिफॉर्म है और पी कांस्टेंट है, नॉन यूनिफॉर्म है और पी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म, और पी कैसा है, कांस्टेंट, तो फिर फोर्स आने वाला है दिस। और यदि वो मजे ले ले हमारे, मतलब क्या मजे लेगा, ये क्या है, पी कांस्टेंट है, ई नॉन नॉन यूनिफॉर्म है, देन फोर्स इतना। और यदि पी भी मजे ले रहा है, पी भी वेरिएबल है, वेरी फंक्शन है कोऑर्डिनेट्स का, देन थोड़ी सी केयर करके चलना, तब फोर्स ये, वो टर्म जीरो नहीं होगी, है ना। और वो वाली जीरो नहीं होगी, वो कौन सी थी, प्लस डेल क्रॉस पी, ये भी जीरो नहीं। ठीक है ना, समझ गए, क्लियर। तो यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, देन नेट फोर्स जीरो, अदरवाइज जनरली इसी पे आ जाता है, इस पे तो नहीं आता, है ना। डाइपोल का पी जो है कांस्टेंट, और मजे ले ले, ऐसे ही है। पटा दिया कोई क्वेश्चन, ठीक है। हाँ भाई, अब देखो, जैसे इसका एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है 4xi के, बस, बाकी कुछ भी हो सकता है ना, ज्यादा लफड़े में नहीं पड़ेंगे। और पी वेक्टर जो है वो 2i कैप प्लस 3, ठीक है। तो फोर्स बताओ डाइपोल पर, फोर्स बताओ, तुमने खुजली बच रही है आंखें। हाँ भाई, तो क्या पूछ रहा, फोर्स ऑन डाइपोल। तो देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो कि भैया, ये रहा कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्पेस में है, तो स्पेस में कहीं भी ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और जहां है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में ऐसा है, 4xi कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स बराबर जीरो पर तो जीरो है, बाकी डायरेक्शन सबकी सेम है। ठीक है, ठीक है, मैंने ऐसा बना दिया है ना, ज्यादा सोचना मत। तो जी एक्स के साथ वेरी कर रहा, तो एक्स के साथ में यहाँ यहाँ कम, यहाँ ज्यादा, यहाँ ज्यादा, यहाँ ज्यादा, ऐसा नहीं करना चाहता। ठीक है, लहरता हुआ बनना चाहिए, पर मैं नहीं बना रहा।
ओके, ऐसा नहीं बनेगा तो बना दो, ऐसा है। एक्स बढ़ता जाएगा तो ये और डेंस होता जाएगा। हाँ, बहुत हो जाएगा यार। डायरेक्शन तो ये रहनी है, डायरेक्शन तो ये रखनी है ना। पर हर जगह पे ये डेंस होता चला जाएगा, डेंस। यहाँ दूर होगा थोड़ा सा, यहाँ पे डेंस होगा, ज्यादा डबल रेखा यहाँ पे आने लग जाए, बहुत सा होगा यहाँ पे, यहाँ दूर दूर होगा, यहाँ पास पास होगा। ठीक है, चलो छोड़ो अपन क्या मतलब। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में। अब ये बताओ पी कहाँ रखा हुआ है ना। तो जैसे मान लो कि पी, थोड़ी देर के लिए मान लो पी होता 3J कैप, थोड़ा सा एक बात समझाना चाह रहा हूँ इसलिए मैं 3J कैप ले रहा हूँ। तो पी 3J कैप है, तो 3J कैप है कहाँ पे, है इधर, यहाँ पे रखा हुआ है क्या, यहाँ पे रखा हुआ है क्या। तभी तो मैं कह रहा था कहीं भी रखा है मुझे नहीं पता, बस 3J रखा है कहीं भी, ठीक है ना, समझ गए। मुझे नहीं पता ये कहाँ पे रखा, बस रखा हुआ, ठीक है ना। अब ये जो रखा हुआ है, ये जो रखा भाई साहब रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये रखे, रखे होने का मतलब क्या है कि इसका जो मिड पॉइंट है उससे पी, जे कैप डायरेक्शन में, पी का जो मिड मिड पॉइंट है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज होगा, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज होगा, तो इन जो इनका जो माइनस क्यू प्लस क्यू का जो मिड पॉइंट है उससे इधर है, जे कैप डायरेक्शन। ओके, तो हमें ये भी नहीं पता इसमें कि माइनस क्यू कहाँ है और प्लस क्यू कहाँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस, देन अपन को निकालना है फोर्स। ये क्वेश्चन है सिंपल। तो अपन तो यहाँ देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म, तो इसमें एक्स आ गया, कोऑर्डिनेट आ जाते हैं ना, एक्स वाई जेड आर थीटा फाई रो फाई जेड, ये कैसा हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक वेव पी जो है वो यूनिफॉर्म है, इसमें 2i कैप और लगा लेता हूँ, नहीं तो मेरे को सर 2i कैप हटा दिया, तो 2i कैप प्लस 3j कैप, ये तो यूनिफॉर्म है, ये तो कांस्टेंट, आई कैप जे कैप तो कांस्टेंट होते हैं, 3 और 2 कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट, एक्स वाई जेड है ही नहीं, आर थीटा फाई है नहीं, कुछ भी नहीं है ना। तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा वो आएगा पी डॉट डेल, और ठीक है ना, पी डॉट डेल तो अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 डेल ओवर डेल वाई, क्योंकि अब जे कैप है, 3J कैप है, और 2 डेल ओवर, और ई वेक्टर ये है ही है 4x, ठीक है, 3। अब डेल ओवर डेल वाई का तो बस करना भी क्या है, चलो कर लो, तुम कह रहे हो तो 4x डेल ओवर डेल वाई, और आई कैप प्लस 2 डेल ओवर डेल एक्स, 4x और आई, ठीक है ना। ये तो गया वाई के रेस्पेक्ट में तो कुछ होना ही नहीं, तो हो जाएगा 8i, फोर्स जो आएगा उसकी वैल्यू आएगी 8, ठीक, समझ गए? तो ये जो फोर्स है वो कितना मैग्नीट्यूड का लगेगा, 8 मान को, डायरेक्शन किधर होगी, आई कैप डायरेक्शन, तो आई कैप डायरेक्शन में ये फोर्स लगने वाला है ना, कितने मान का, 8 न्यूटन का फोर्स लगने वाला आई कैप डायरेक्शन। तो आई कैप डायरेक्शन में डाइपोल पर, अब डाइपोल जैसे मान लो, डाइपोल जैसे यहाँ रखा हुआ और ये इसका मिड पॉइंट है, डाइपोल यहाँ रखा हुआ है और ये इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट पर ही फोर्स देखा ना तुम हमें, ये भैया 8 आई कैप का फोर्स डाइपोल के मिड पॉइंट पर लग रहा है, क्योंकि डाइपोल बहुत छोटा होता है, ठीक है, समझ गए। और टॉर्क की बात करें, टॉर्क और कर लो, हाथ क्या सल्टा इसको, तो टॉर्क की बात करें, टॉर्क की बात करें, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, एक तो होता है पी क्रॉस, और एक होता है पी क्रॉस ई प्लस आर क्रॉस, ठीक। तो ये तो तब होता है जब ई यूनिफॉर्म कैसा हो, यूनिफॉर्म में टॉर्क तो लगता है लेकिन फोर्स नहीं लगता, फोर्स होता है जी, नेट फोर्स, और ये तब लगता है जब ई नॉन यूनिफॉर्म,
कैसा हो, ई नॉन यूनिफॉर्म हो। ये आर क्या है, आर उसके मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। आर क्या है यहाँ पे, आर है उस डाइपोल के मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये बोल रहा हूँ, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम स्पेस में, ये यहाँ पे डाइपोल, डाइपोल का ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये पी वेक्टर, कहीं यहाँ पे फोर्स ऐसे लग रहा है एफ वेक्टर, और ये ओरिजिन। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में मिड पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो है आर। ठीक है, तो यदि ई नॉन यूनिफॉर्म है देन टॉर्क कितना लगने वाला है, और यदि यूनिफॉर्म है तो टॉर्क कितना लगेगा। डायरेक्ट फॉर्मूले याद रख, अपन को ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं। क्लियर, तो आज की वीडियो इतनी रखते हैं। ठीक है, और मुझको बता देना जो मैंने पूछा था तुमसे कि भैया क्या चालू करना, तो मैं भी अब फास्ट फास्ट कराना चाहता हूँ। ठीक है, कोर्स पूरा, सवाल ज़्यादा से ज़्यादा, और आज मैं एक शीट भेजूंगा, उसको सॉल्व करना। ठीक, तो कल मिलते हैं 5:10 पे, तब तक सोच रहे हो यार तुम मतलब ऐसे क्या करते हो, मेरे मजे ले रहे हो। ठीक है, नमस्ते।